नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भूगोल के 5वें अध्याय प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में। दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो हमें बताता है कि भारत में कौन कौन से वन पाए जाते हैं और कौन कौन से जीव जंतु उनमें रहते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भूगोल के 5वें अध्याय प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी का अध्ययन। दोस्तों, जैसा कि इस अध्याय के नाम से स्पष्ट होता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, तो सबसे पहले यही सवाल हमारे सामने आता है कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है और वन्य प्राणी क्या है। तो वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे और प्राकृतिक वनस्पति का मतलब होता है वे पेड़ पौधे जो प्रकृति में मानव के हस्तक्षेप के बिना ही उग जाते हैं। जबकि वन्य प्राणी का मतलब होता है वे जीव जंतु जो इन वनों में पाए जाते हैं। हम भारत में प्राकृतिक वनस्पति को 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनका विस्तार से अध्ययन हम करेंगे आगे। फिलहाल ये कौन कौन से वन हैं जो 5 तरीके के भारत में पाए जाते हैं, उनका नाम जान लेना महत्वपूर्ण है। पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इन्हें वर्षा वन भी कहा जाता है। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरे हैं कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। चौथे हैं पहाड़ी वन या इनको पर्वतीय वन भी कहते हैं। और पांचवा है मैंग्रोव वन। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और वनस्पति तथा वन्य प्राणियों को प्रभावित करने वाली कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति जो होती है, अभी हमने अध्ययन किया कि वो प्रकृति में बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी वनस्पति कहीं पर भी उग सकती है ना। कोई भी वनस्पति जिस स्थान पर उगेगी उसके लिए कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं। वहाँ किस तरीके की वनस्पति उगेगी ये बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। तो कौन कौन से वो कारक हैं, अब हम इस बात का अध्ययन करेंगे। तो हम इन कारकों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला धरातल संबंधी है, दूसरा तापमान संबंधी है। तो अगर धरातल संबंधी कारकों पर हम जिम्मेदार नज़र दौड़ाएं तो सबसे पहला है भूभाग। भूभाग का मतलब होता है कि जिस स्थान पर कोई वनस्पति उगती है उस स्थान का स्वरूप कैसा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई समतल भूमि है और वो उपजाऊ भी है तो वहाँ पर अक्सर मानव के द्वारा खेती की जाती है। ऐसी स्थान पर जो समतल भी है उपजाऊ भी है, अगर प्राकृतिक वनस्पति उग भी जाती है तो मानव द्वारा उसको कृषि का करने के लिए साफ कर लिया जाता है। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं कि ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी और बंजर जो भूमि होती है वहाँ खेती नहीं की जाती और आमतौर पर यही प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। और जो जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी, वो इन्हीं स्थानों पर आकर अपना आश्रय प्राप्त करते हैं। दूसरा जो कारक है वो है मृदा। किसी स्थान पर उगने वाली वनस्पति का स्वरूप क्या होगा, वो कैसी होगी, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस स्थान पर मिट्टी किस प्रकार की है। यदि किसी स्थान पर मिट्टी उपजाऊ होती है तो वहाँ वनस्पति घनी होगी। जबकि दूसरी ओर यदि मृदा का स्वरूप मरुस्थलीय है तो वनस्पति के रूप में वहाँ झाड़ियाँ और कांटेदार पेड़ पाए जाते हैं। अर्थात किसी स्थान की वनस्पति कैसी होगी वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस स्थान का स्वरूप कैसा है और उस स्थान के स्वरूप के साथ साथ वहाँ किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, दूसरे तरीके के जो कारक हैं वो जलवायु संबंधी कारक हैं और इनमें पहला है तापमान। हम देखते हैं कि अगर किसी स्थान पर तापमान बहुत ज़्यादा कम होता है या बहुत ज़्यादा अधिक होता है तो आमतौर पर हम देखते हैं कि वहाँ घनी वनस्पति नहीं पनप पाती है, बल्कि घनी वनस्पति पनपने के लिए ये आवश्यक है कि किसी स्थान का तापमान उचित हो। वहाँ ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो, क्योंकि अगर वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो वहाँ पौधे नहीं पनप पाएंगे। पौधों के नाम पर वहाँ कुछ घासें पनपती हैं, लाइकेन जैसी। जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी अगर होगी वहाँ पर तब भी वहाँ पर वनस्पति नहीं पनप पाएगी, वहाँ झाड़ियाँ होती हैं। तो इस वजह से अगर किसी स्थान का तापमान उचित है तब वहाँ वनस्पति उग पाएगी, अन्यथा नहीं। अगला है सूर्य का प्रकाश। दोस्तों, सूर्य का प्रकाश वनस्पति के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है और
किसी स्थान पर वनस्पति का स्वरूप इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस स्थान को सूर्य का प्रकाश कितनी मात्रा में उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जिन स्थानों पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता या बहुत कम पहुंचता है, या जिन स्थानों पर बहुत ज़्यादा पहुंचता है, वहां दोनों ही स्थानों पर वनस्पतियां नहीं पनप पाती हैं। बहुत ज़्यादा तापमान जहां सूरज की धूप ये रोशनी या धूप नहीं पहुंच पाती है, ध्रुवों की जैसे अगर बात करें तो ध्रुवों पर सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इस वजह से वहां अक्सर बर्फ जमी रहती है। जबकि अगर सीधी जहाँ सूरज की धूप पड़ती है, रोशनी पड़ती है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इस वजह से किसी स्थान पर उगने वाली वनस्पति इस बात पर भी निर्भर करती है कि वहाँ सूरज की मात्रा, धूप की मात्रा किस स्तर पर प्राप्त होती है। अगर किसी स्थान पर सूरज की धूप या प्रकाश उचित मात्रा में मिलता है और साथ ही वहाँ जल की भी उपलब्धि होती है, पानी उपलब्ध होता है, तो हम देखते हैं कि ऐसे स्थानों पर उगने वाली वनस्पति बहुत घनी होती है। अगला जो कारक है वो है वर्षण यानी कि रेनिंग। तो दोस्तों, वनस्पति के समुचित विकास के लिए ये भी आवश्यक है कि उस स्थान पर कितनी वर्षा होती है। हम देखते हैं कि अधिक वर्षा वाले स्थानों पर कम वर्षा वाले स्थानों की अपेक्षा ज़्यादा और घनी वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार जो पानी की मात्रा है, वर्षण है, रेनिंग है, वो किसी स्थान की वनस्पति को सकारात्मक या नकारात्मक रूप में प्रभावित कर सकती है। अगर किसी स्थान पर वर्षण कम होता है तो वहाँ वनस्पति पनप नहीं पाती है, जबकि अगर किसी स्थान पर ज़्यादा पानी होता है तो वहाँ पर वनस्पति जो पाई जाती है वो घनी होती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला जो बिंदु है वो है पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको हम इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। तो सवाल उठता है कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि किसी स्थान पर उगने वाली वनस्पति और पेड़ पौधे इस बात पर निर्भर करता है कि उस स्थान की जलवायु कैसी है, और जिस स्थान की जलवायु जैसी होगी उसी के अनुरूप वहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं और इसी के अनुसार वहाँ मनुष्य का जीवन यापन होता है। इसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। दोस्तों, विस्तार से बताता हूँ कि किसी स्थान पर रहने वाले जीव जंतु और रहने वाले मानव का जिंदगी जीने का तरीका क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस स्थान पर मिलने वाली वनस्पति कैसी है, उस स्थान की जलवायु कैसी है, और ये तीनों चीज़ें आपस पर परस्पर निर्भर होते हैं। इसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे बड़े बड़े जो भूभाग हैं, भूखंड हैं, वहाँ एक विशेष प्रकार की वनस्पति या प्राणी पाए जाते हैं। इसको जीवोम कहा जाता है, अर्थात हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के वो बड़े बड़े हिस्से जहाँ विशिष्ट प्रकार के पेड़ पौधे या जीव जंतु पाए जाते हैं उसे जीवोम कहा जाता है। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वनस्पति के प्रकार। जैसा कि हमने अभी अध्ययन किया था कि भारत में 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, और उन वनस्पतियों में जो पहली वनस्पति है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को वर्षा वन भी कहा जाता है, और इन वनों को इसलिए सदाबहार वन कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। क्योंकि इन वनों में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो सब के सब कभी भी एक साथ अपने पत्ते नहीं गिराते। कभी कोई पेड़ अपने पत्ते गिराता है तो कभी कोई गिराता है। इस वजह से ये वन हमेशा हरे भरे रहते हैं, और ये वन उन स्थानों पर भली भांति पनपते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। इनमें पेड़ इतने ज़्यादा घने होते हैं कि सूरज का प्रकाश दिन के समय भी ज़मीन तक नहीं आ पाता है, और इस वजह से इन वनों में दिन के समय भी हमें अंधेरा देखने को मिलता है। दोस्तों, ये सदाबहार वन का चित्र है। अगर चित्र के माध्यम से हम सदाबहार वनों को देखें तो आप देखिए कि कितने घने दिखते हैं। ये ऊपर से नीचे तक लेकर पत्तियों की कितनी परतें यहाँ पर बनी हुई हैं। कहीं पत्ते हैं, कहीं लताएं हैं, और अंत में नीचे ज़मीन पर है। हम देखते हैं कि दिन के समय भी ये जब सूरज का प्रकाश है वो ज़मीन तक नहीं आ पाता है, और इसी वजह से इन वनों में दिन के समय भी अंधकार रहता है। प्यारे बच्चों, ये जो चित्र है आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है, और चित्र 5.2 है ये, जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को दिखाया गया है। इसमें विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली जो परतें हैं, पेड़ों की परतें हैं, वो दिखाने की कोशिश की गई है। उदाहरण के लिए झाड़ी परत है और 5 मीटर तक ये पाई जाती है। उसके बाद नवीन वृक्ष हैं जो लताएं आदि होती हैं। उसके बाद 20 मीटर के बाद वितान परत मिलती है। 40 मीटर के बाद निर्गत परत मिलती है, और अधिकतम जो ऊंचाई इनकी होती है वो 60 मीटर तक होती है। 60 मीटर से जब धूप निकलती कर नीचे आती है और विभिन्न प्रकार की परतों से होकर गुजरती है तो कितना सूरज का प्रकाश ज़मीन पर पहुंच पाता होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं।
क्योंकि दिन में भी सूरज का प्रकाश इन वनों में ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता है। इसी वजह से ये वन दिन में भी अंधेरे में नहाए हुए होते हैं, दिन में भी इनमें अंधकार दिखाई देता है। अगला जो बिंदु है वो ये है दोस्तों कि ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो जैसा कि अभी हमने अध्ययन किया कि ये वन उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, तो उन स्थानों पर ये वन पाए जाते हैं। और भारत में अगर बात करी जाए तो पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों में और तमिलनाडु के तटों पर ये वन पाए जाते हैं। वनस्पति अर्थात इनमें पेड़ पौधे कैसे उगते हैं, अभी हमने चित्र के माध्यम से देखा कि पेड़ पौधे बहुत ही घने होते हैं इन वनों में, और इन वनों में जो वृक्षों की लंबाई है वो 60 मीटर तक पहुंच जाती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, इनमें झाड़ियाँ और लताएं भी शामिल हैं। इन वनों में पतझड़ का कोई विशेष मौसम नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा है कि कोई पेड़ अपने पत्ते कभी गिराता है, कोई कभी गिराता है, इस वजह से यहाँ हमेशा हरियाली रहती है। इसके अलावा कुछ व्यापारिक महत्व के वृक्ष भी इनमें उगते हैं, जैसे आबनूस जिसे एबोनी कहा जाता है, महोगनी, रोजवुड और रबड़ वुड तथा सिंकोना जैसे वृक्ष हैं जो इन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। अब अगला सवाल है कि इन वनों में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उनमें मुख्य रूप से हाथी, बंदर और लेमूर तथा आदि जो जानवर है वो पाए जाते हैं। और एक सींग वाला गैंडा असम और दक्षिणी बंगाल के पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पक्षी, चमगादड़ और रेंगने वाले जीव जंतु भी इन सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये सदाबहार वन थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जो भारत की मुख्य वनस्पति है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही है, और इनको जो नाम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि इन वनों के जो वृक्ष हैं वो वर्ष में एक बार, सभी वृक्ष एक बार 6 से लेकर 8 सप्ताहों तक के लिए अपने पत्तों को एक साथ गिरा देते हैं, इसलिए इनमें एक तरीके का पतझड़ देखने को मिलता है। ये वन उन स्थानों पर ज़्यादा अच्छी तरह पनपते हैं जहाँ 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। जल की उपलब्धता के आधार पर हम इन वनों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। अब सवाल यह है कि ये कहाँ पाए जाते हैं वन। तो प्यारे बच्चों ये वन मुख्य रूप से भारत के पूर्वी भागों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, हिमालय के गिरिपदों में, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। वनस्पति अर्थात यहाँ कौन कौन से पेड़ पौधे उगते हैं। तो व्यापारी जो वनस्पति की दृष्टि से है वो सबसे महत्वपूर्ण वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही है। सदाबहार वन वनों की या वनस्पति की नज़र से उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। तो इनमें जो वृक्ष उगते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण सागौन है। सागौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में उगने वाला एक महत्वपूर्ण पेड़ है। इसके अलावा इन वनों में बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन और सैतूस जैसे व्यापारिक महत्व रखने वाले पेड़ भी उगते हैं। अब सवाल यह है कि इनमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इन वनों में सिंह से शेर, सुअर, हिरण और हाथी पाए जाते हैं, और विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए आदि भी इनमें पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरे जो वन है, अगर हम चित्र के माध्यम से देखें कि ये वन किस तरीके के दिखाई देते हैं, तो चित्र के माध्यम से अभी आपको दिखाता हूँ कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किस प्रकार के दिखाई देते हैं। प्यारे बच्चों चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है। इसमें हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को देख सकते हैं। इनमें जो पेड़ पौधे होते हैं इतने ज़्यादा घने नहीं होते हैं और इतने ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं जितने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में हमें दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी इनमें जो वृक्ष होते हैं वो इतने हरियाली वाले जरूर होते हैं कि इनको वनों का नाम दिया जा सकता है, और विशेष प्रकार के व्यापारिक महत्व रखने वाले वृक्ष इन वनों में उगते हैं। भारत में जो वन पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही होते हैं, और चित्र के माध्यम से वो इस तरीके के दिखाई देते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों जो तीसरे प्रकार के वन हैं वो कंटीले वन तथा झाड़ियाँ हैं। कंटीले वन तथा झाड़ियाँ भारत में मुख्य रूप से उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है, और क्योंकि इन स्थानों पर पानी की कमी होती है इस वजह से जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें वनस्पति के नाम पर ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जिनमें बहुत कम पत्ते होते हैं या कांटे पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। हम जानते हैं कि
जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो सूरज की धूप में पानी की जल की मदद से प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। और जब पौधों द्वारा जल की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार किया जाता है, तो पेड़ पौधों में जो छोटे पत्तों में छोटे छोटे छेद बने होते हैं, जिन्हें रंध्र कहा जाता है, उनमें से जल वाष्पित होता है। जिन स्थानों पर पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ पेड़ पौधों को इस तरीके की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन सवाल है कि जहाँ पानी ऑलरेडी कम है, वर्षा की मात्रा भी कम है, रेगिस्तानी इलाका है, ज़मीन भी बंजर है, और अगर वहाँ प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा पेड़ों का पानी वाष्पित होगा पत्तों के माध्यम से, तो पेड़ पौधों की हालत क्या होगी। इसीलिए जल को कम से कम निष्कासित करने के लिए इन स्थानों पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों ने अपना रूप या इस तरीके का बना लिया है कि वहाँ पौधों में या तो पत्ते नहीं मिलते या बहुत कम मिलते हैं, अथवा कांटे मिलते हैं। क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं, तो इससे बहुत कम जल वाष्पित होता है। इस प्रकार वो अपने पास जो जल है उसको बचाए रखते हैं। प्यारे बच्चों, इन वनों की जो जड़ें हैं वो चारों ओर फैली हुई होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन स्थानों पर पानी की मात्रा वैसे ही कम होती है, और पौधों के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण होता है ये भी अपने आप में सर्वविदित है। अब जो जड़ें हैं वो इन पेड़ पौधों के लिए पानी को, जल को संचित करने का काम करती है, और इसीलिए रेगिस्तानी इलाकों में उगने वाले पेड़ पौधों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं। जहाँ कहीं भी उन्हें पानी प्राप्त होता है वहाँ तक वो बढ़ जाती हैं। इस प्रकार कंटीले वन तथा झाड़ियों की जो जड़ें हैं वो दूर दूर तक फैली होती हैं, चारों दिशाओं में फैली होती हैं। और अब सवाल उठता है कि ये वन कहाँ पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, कंटीले वन तथा झाड़ियाँ मुख्य रूप से देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के नाम लिए जा सकते हैं। इन राज्यों में ये वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब सवाल है कि वनस्पति अर्थात इन वनों में कौन कौन से पेड़ पौधे उगते हैं। तो इन वनों में मुख्य रूप से अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया तथा नागफनी जैसे वृक्ष उगते हैं। इनके पत्तों की खासियत ये होती है कि ये छोटे छोटे पत्ते होते हैं और बिखरे हुए होते हैं, कभी भी इकट्ठे नहीं होते हैं। इसके बाद है वन्य प्राणी अर्थात ये प्राणी इन वनों में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इन वनों में मुख्य रूप से चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधे तथा ऊंट आदि पाए जाते हैं। लंबे समय में इन जीव जंतुओं ने अपने आप को इन स्थानों पर रहने योग्य बना लिया है, अर्थात वो उन परिस्थितियों में भी जी सकते हैं जहां उनको पानी बहुत कम मिलता है या ना भी मिले। एक लंबे समय में इन वनों के जीव जंतुओं ने अपने आप को इस काबिल बनाया है कि कम पानी की उपलब्धता में भी वे जीवित रह सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, जो अगला सवाल है, अगला वन है वन नंबर 4, वो है पर्वतीय वन, जिनको पहाड़ी वन भी कह सकते हैं। और ये वन मुख्य रूप से पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय इलाकों में ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे वनस्पति का स्वरूप भी बदलने लगता है। हम देखते हैं कि 1500, 1000 से 2000 तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, और इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा जब हम 1500 से 3000 की ऊंचाई तक पहुंचते हैं, तो शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं इन वनों में हमें। इन शंकुधारी वृक्षों में चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस और सीडर आदि पेड़ हैं जो इन वनों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अधिक ऊंचाई वाले जो हिस्से हैं उनमें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। और जब हम 3600 मीटर की ऊंचाई से भी अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय वनों और घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। इनमें सिल्वर फर, जूनिपर और पाइन बर्च के वृक्ष पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो घास के मैदान हमारे सामने आते हैं। वहाँ किसी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती, बल्कि छोटे छोटे घास के मैदान उगते हैं, जिन्हें बुग्याल कहा जाता है। प्यारे बच्चों, बुग्याल के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं, तो इतिहास की पाठ्यपुस्तक का जो आधुनिक विश्व में चरवाहे वाला अध्याय है, उसमें विस्तार से इसके बारे में बताया गया है कि बुग्याल हमारी पर्वतीय इलाकों के वो ऊंचाई पर मिलने वाले घास के मैदान होते हैं। और इनका प्रयोग गुज्जर और बकरवाल जो लोग हैं, जो घुमंतु जीवन जीते हैं, वो अपने पशुओं को चराने के लिए करते हैं। यहाँ मौस, लीचन, घास, टुंड्रा वनस्पति आदि पाई जाती है। कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो पर्वतीय वन है मुख्य रूप से कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमालय की दक्षिणी ढलानों में, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। इसके बाद है वनस्पति, अर्थात इन वनों में कौन कौन सी वनस्पति उगती है, कौन कौन से पेड़ पौधे उगते हैं।
तो इनमें सिल्वर फर, स्प्रूस, चीड़, देवदार, जूनिपर, मॉस, लीचन, घास तथा टुंड्रा वनस्पति आदि पाई जाती है। लेकिन ये जो वनस्पति है हर जगह एक जैसी नहीं पाई जाती। जैसे जैसे हम पर्वतीय इलाकों में ऊंचाई तक बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनका इस वनस्पति का स्वरूप बदलने लगता है। इसके बाद है वन्य प्राणी, अर्थात इन वनों में कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो इनमें पर्वतीय वनों में कश्मीरी मृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, लाल पांडा और घने बालों वाली भेड़ बकरियां पाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, चित्र के माध्यम से अगर हम बात करें तो ये कंटीलेवन तथा झाड़ियों के चित्र है। ये चित्र आपकी पाठ्यपुस्तक से ही लिया गया है। आप पाठ्यपुस्तक में इसको और गहराई से देख सकते हैं। इसमें अगर आप पेड़ों को देखें तो देखेंगे कि इनमें पत्तों की मात्रा बहुत कम है। इसके अलावा कांटे भी इनमें हैं और पत्ते जो हैं छोटे हैं तथा बिखरे हुए हैं। पत्तों को झुरमुट एक साथ नहीं बना हुआ है। इनकी खासियत जो अभी हमने कंटीले वन एवं झाड़ियों के अंतर्गत पढ़ी वो सब है जो हम इस चित्र में देख सकते हैं। इसके बारे में आप और अधिक विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। पाठ्यपुस्तक में ये चित्र विस्तार से दिया गया है। दोस्तों, ये अगला चित्र है जो पर्वतीय वनों का है और यह चित्र भी आपकी पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। आप इसमें देख सकते हैं वृक्ष किस प्रकार के हैं। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे वृक्षों का जो आकार है और इनका जो स्वरूप है वो बदलता जाता है। तो ये पर्वतीय वनों का चित्र है जो आपकी पुस्तक से लिया गया है। इसमें पेड़ पौधों की पत्तियों को अगर आप देखें तो ये तिरछी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन इलाकों में बर्फ़ बहुत पड़ती है और बर्फ़ जब इन वृक्षों पर जम जाएगी तो इनके ऊपर भार बढ़ जाता है। इस वजह से इनकी जो टहनियाँ होती हैं सीधी ना होकर आड़ी तिरछी होती हैं ताकि बर्फीले मौसम में गिरने वाली बर्फ़ इनके ऊपर ना जम सके। इसके बाद दोस्तों अंतिम जो वन है वो मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन मुख्य रूप से तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ ज्वार भाटा आता है। और इन वनों की प्रमुख विशेषता ये होती है कि इनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी की तलाश में इधर उधर घूमी हुई होती हैं और जहाँ कहीं भी इनको पानी मिलता है वो पानी में डूब जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति जो है वो मुख्य रूप से गंगा में, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाओं में पाई जाती है। सामान्य वृक्ष की जो विशेषता होती है वो ये होती है कि उनकी जड़ें चारों तरफ फैली हुई होती हैं जहाँ कहीं भी उनको पानी मिलता है। जबकि मैंग्रोव वन अकेला ऐसा वन होता है जहाँ पेड़ पौधों की जड़ें एक ही दिशा में बढ़ी होती हैं। जहाँ कहीं भी उनको पानी मिलता है वो सारी की सारी जड़ें चाहे किसी भी दिशा में वो फैल रही हों अपना मार्ग बदलकर पानी की तरफ आ जाती हैं और पानी में डूब जाती हैं। प्यारे बच्चों, ये मैंग्रोव वन का एक चित्र है जो आपकी पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। इसमें आप अगर जड़ों की तरफ ध्यान दें तो आप देखेंगे कि सारी की सारी जड़ें एक ही तरफ आ रही हैं, पानी की तरफ, और पानी में डूबी हुई हैं। इस प्रकार के पेड़ों की जड़ों को हम पानी में पेड़ ज़मीन के ऊपर देखते हैं। बाकी पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के नीचे होती हैं। जबकि दूसरी ओर मैंग्रोव वनों में जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो ज़मीन के ऊपर सांप की तरफ बढ़ती हैं और जहाँ कहीं भी इनको पानी की उपलब्धता मौजूद दिखाई देती है वहीं ये सारी जड़ें आकर पानी में डूब जाती हैं। तो आप इस चित्र को और अधिक अच्छी तरह से अपनी पाठ्यपुस्तक में देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि ये वन कहाँ पाए जाते हैं। तो इस तरह के जो वनस्पति है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भागों में पाई जाती है। अब है कि वनस्पति इसमें कौन कौन सी उगती है। तो इन वनों की जो सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है वो सुंदरी वृक्ष हैं। जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर सुंदरवन एक डेल्टा भी बनाते हैं जिसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। और इसको ये जो नाम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि वहाँ अधिक मात्रा में सुंदरी वृक्ष ही उगते हैं। इसके अलावा इनमें नारियल, ताड़, क्योडा तथा एंगार के जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। अगली बात जो है वो ये है कि इनमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इन वनों में मुख्य रूप से बंगाल का रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है और कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल तथा अनेक प्रकार के सांप भी इन वनों में पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वन थे जिनका अध्ययन हमने अब तक किया। अब अगर हम मानचित्र के नज़रिए से देखना चाहें कि भारत में ये वन कहाँ कितने हैं तो मानचित्र में हम देखने का प्रयास करते हैं कि कौन से इलाके में कौन से वन पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो नक्शा है ये आपकी पाठ्यपुस्तक से ही लिया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि भारत के विभिन्न भागों में जो पाए जाने वाले वन हैं वो किन किन क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। जो डार्क ग्रीन है वो सदाबहार वन है जिनको हम पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्यों में
तमिलनाडु और केरल आदि राज्यों में देख सकते हैं। उसके बाद जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जो लाइट ग्रीन कलर के हैं वो भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं जो लगभग मध्य भारत तक फैला हुआ है। इसके बाद जो पर्वतीय वन है जिनको हल्के ब्राउन कलर में दिखाया गया है वो तटीय इलाकों में पाए जाते हैं और पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, जैसा कि हम उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, मेघालय वगैरह में देख सकते हैं। और जो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहाँ पर भी हम इन वनों को देख सकते हैं। अगले हैं मैंग्रोव वन, जिनको खाकी कलर में दिखाया गया है, जो मुख्य रूप से तटीय इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं और उड़ीसा में आदि राज्यों में ये पाए जाते हैं। इसके बाद उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय वन है जो भारत के पश्चिमी राज्यों में गुजरात, राजस्थान आदि में पाए जाते हैं। इनको जिस कलर में दिखाया गया है आप देख सकते हैं। दोस्तों, वन मनुष्य के लिए हमेशा से लाभदायक रहे हैं, क्योंकि वन न केवल इंसान को जिंदगी जीने के लिए अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं, बल्कि अनेक जीव जंतुओं को आश्रय भी प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है, जिनको औषधीय वनस्पतियाँ कहा जाता है या औषधीय पादप कहा जाता है। आपकी किताब में बहुत ही सुंदर शब्दों में इसके ऊपर एक पैराग्राफ दिया गया है, जिसको हम देखेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से वो पौधे हैं जिनका प्रयोग मेडिसिन के रूप में किया जा सकता है या उनके किसी भाग का इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आपकी पाठ्य पुस्तक से ये अंश लिया गया है और इसमें हमें औषधीय वनस्पति या पादपों के बारे में बताया गया है। पादप मतलब पौधे। तो हम एक एक शब्द को पढ़कर जानेंगे कि क्या जानकारी हमें दी गई है औषधीय पादपों के बारे में इस पैराग्राफ में। भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं। पहला है सर्पगंधा। यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। उसके बाद है जामुन। पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के गुण भी हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह यानी डायबिटीज रोग में सहायक होता है। उसके बाद है अर्जुन। ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान में दर्द के इलाज में सहायक होता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। उसके बाद है बबूल। इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। उसके बाद है नीम। जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप। जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद है कचनार यानी फोड़ा, अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती हैं। अपने क्षेत्र में औषधीय पादपों की पहचान करो। कौन कौन से पौधे औषधीय के लिए उपयोग होते हैं और उस स्थान के लोग उनका कौन सी बीमारियों के लिए प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निरंतर हो रहा विनाश रोका जा सके? तो प्यारे बच्चों, ये सवाल है जिसके ऊपर हमें विचार करना है। फिलहाल हम यहाँ पर इस सवाल पर विचार नहीं करेंगे, परंतु इस पैराग्राफ में हमने उन पौधों का अध्ययन जरूर किया जो भारत में मेडिकल के रूप में, दवाइयों के रूप में इस्तेमाल होते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वन्य प्राणी। जिस प्रकार भारत वनस्पति की दृष्टि से एक विविधता वाला देश है, उसी प्रकार यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन्य जीव जंतु भी पाए जाते हैं और वन्य जीव जंतुओं की दृष्टि से भी भारत एक समृद्ध देश है। भारत में जीवों की कुल प्रजातियों की संख्या लगभग 89,000 है और भारत में विभिन्न प्रकार के पक्षी भी मिलते हैं जिनकी संख्या करीब 1200 है। ये संख्या विश्व में जितने पक्षी पाए जाते हैं उनकी संख्या का लगभग 13% है। इसके अलावा यहाँ विभिन्न प्रकार की मछलियाँ भी पाई जाती हैं जिनकी लगभग 2500 प्रजातियाँ हैं और विश्व में पाई जाने वाली मछलियों की ये करीब 12% है। इसके अलावा भारत में विश्व के 5 से लेकर 8% तक उभयचरी जीव, सरीसृप तथा स्तनधारी जो जीव है, जानवर है, वो पाए जाते हैं। स्तनधारी जीवों में सबसे बड़ा जो जानवर है वो हाथी है, जो सबसे बड़ा भी है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। और भारत में यह मुख्य रूप से असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा भी इनमें महत्वपूर्ण है, जो
पश्चिम बंगाल में और असम के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा कच्छ के रण में और थार के रेगिस्तान में जंगली गधे हैं, ऊँट हैं जो रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इन परिस्थितियों में रहने के लायक बना लिया है। भारतीय भैंसा है, नील है, गाय है, चौसिंघा है जिनके 4 सिंग होते हैं, छोटा मृग है जिसे गैज़ल कहा जाता है, और विभिन्न प्रकार की प्रजातियों वाले हिरण हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा भारत विश्व का एक अकेला देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का जो प्राकृतिक आवास है वो गुजरात में गिर जंगल में पाया जाता है। इसके अलावा अगर बाघों की बात की जाए तो बाघ मध्य प्रदेश में, झारखंड के वनों में और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली की अनेक प्रजातियां भी भारत में पाई जाती हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है तेंदुआ, जो मुख्य रूप से एक शिकारी जानवर है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, भारत के हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवरों में अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले जानवर पाए जाते हैं। ये वो जानवर हैं जिनके शरीर पर बड़े बड़े बाल की परत पाई जाती है, खाल भी इनकी मोटी होती है ताकि ये भीषण सर्दी का सामना कर सकें, भीषण सर्दी में भी बचे रह सकें। ये जानवर अत्यधिक ठंड में जीवित रह सकते हैं। और लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर याक नाम का एक जानवर पाया जाता है जिसके गुच्छेदार सींग होते हैं और जो बैल जैसा दिखाई देता है। इसका जो वजन है करीब 1 टन के बराबर होता है, 1 टन अर्थात 1000 किलो के बराबर। इसके अलावा तिब्बती बारहसिंगा है, भारल है जिसे नीली गाय कहा जाता है, नीली भेड़, जंगली भेड़ है, कियांग है जो तिब्बती जंगली गधा कहा जाता है, यहाँ पाए जाते हैं। और कहीं कहीं लाल पांडा भी भारत में पाया जाता है। इसके अलावा नदियों और झीलों और समुद्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव भी भारत में पाए जाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि शामिल है। घड़ियाल जो है वो मगरमच्छ की प्रजाति का ही एक जीव है और ये विश्व में सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। इसके अलावा भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं। मोर, तोता, बत्तख, मैना, सारदा तथा कबूतर आदि कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो देश के वनों में आर्द्र तथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहती हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, सरकार द्वारा वन्य प्राणियों को बचाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, अब हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि पशु पक्षी इंसान के लिए बहुत लाभदायक होते हैं क्योंकि इनसे हमें अनेक प्रकार का भोजन प्राप्त होता है, दूध मिलता है, मांस मिलता है, सर्दी से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनने के लिए ऊनें इन जानवरों से हमें प्राप्त होती हैं और यातायात के साधनों के रूप में भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी वर्तमान समय में अनेक जीव समाप्त होते जा रहे हैं, उनके खत्म होने का खतरा मंडराने लगा है क्योंकि अनेक लालची लोग जो है अधिक धन संपत्ति कमाने के लिए इन जानवरों का गैरकानूनी तरीके से शिकार करते हैं और उनके अंगों की तस्करी करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। इसकी वजह से ऐसे जानवरों को बड़ी मात्रा में मारा जाता है जिनके शरीर का कोई अंग उपयोगी होता है, बाजार में अच्छी कीमत पर बिक सकता है। इसका परिणाम ये हुआ है कि कुछ जैविक प्रजातियां समाप्त होने के कगार पर आ गई हैं और उनके ऊपर खत्म होने का खतरा मंडराने लगा है। सरकार द्वारा ऐसे जानवरों की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। कौन कौन से ये कदम हैं हम देखते हैं कि देश में 14 जीवमंडल निचयन आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें 4 सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी यानी उत्तराखंड, मन्नार की खाड़ी अर्थात तमिलनाडु और नीलगिरी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की गणना विश्व के जीवमंडलों में की जाती है। जो जीवमंडल निचय होते हैं वो जीवों को प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं जहां जीव बिना मानवीय हस्तक्षेप के डर के, बिना अपने शिकार के प्राकृतिक तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। ये 14 जो जीव मंडल निचय हैं कौन कौन से हैं हम देखते हैं इनके नाम। प्यारे बच्चों, चित्र जो है वो आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है और इसमें जो 14 जीवमंडल क्षेत्र हैं, आरक्षित क्षेत्र हैं, उनके नाम दिए गए हैं। इनमें सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस और सिमलीपाल, दिबांग, डिब्रू, साइकोवा, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा और पंचमढ़ी, अजकमर, अमरकंटक आदि शामिल हैं। इसके अलावा भारत के मानचित्र में भी हम इनको पहचान सकते हैं। एक मानचित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ इन वनों को, इन जीवमंडल निचयों को स्थापित किया गया है। दोबारा दोस्तों, ये जो चित्र है, मानचित्र है, आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है और इसमें भारत में स्थापित किए गए विभिन्न जो जीवमंडल निचय हैं उनके नामों को दिया गया है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल हम इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। इसके माध्यम से हम सिर्फ 19 स्थानों को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो भारत में
भारत सरकार द्वारा जीवों की सुरक्षा के लिए स्थापित किए गए हैं। इसके बाद नंबर 2, कि सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। तीसरा है शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के सुंदर संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। और अगला है 89 नेशनल पार्क, 490 वन्य प्राणी उभयवन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों, अभी हमने देखा कि इंसान की लालची प्रवृत्ति के कारण वन्य प्राणी और वनों का जो विस्तार है वो घटता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अधिक धन कमाने के लिए गैरकानूनी तरीके से न केवल वनों का विनाश करते जा रहे हैं, बल्कि उनमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की भी हत्या करते जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक मानव के रूप में जब सरकार इतना प्रयास कर रही है इन जीव जंतुओं को, इन वनों को बचाने का, तो एक सामाजिक प्राणी के रूप में इंसान क्या कर सकता है। तो दोस्तों, इंसान की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से। सबसे पहले इंसान को अपनी जिंदगी जीने का तरीका बदलना होगा। उसे अतिजीविता अर्थात जो दिखावा करने की ज़िंदगी है उसको छोड़ना होगा और कम संसाधनों में अधिक खुशी देने वाली ज़िंदगी को अपनाना होगा। हमें ज़िंदगी को जीने का तरीका बदलना होगा, दिखावे को छोड़ना होगा और कम संसाधनों में जो ज़्यादा खुशियां हमें जिन संसाधनों से मिल सकती हैं उनका उपयोग हमें बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा हमें अपनी खुशी के लिए बेजुबान जानवरों को मारने की आदत को भी बदलना होगा। तब जाकर हम प्रकृति की सुंदरता को न केवल बनाए रख सकते हैं, बल्कि अब तक जो बर्बाद हो चुका है उसको भी वापस स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि वन अपने आप में नवीनीकरण संसाधन है। अर्थात ये अपने आप दोबारा बढ़ जाएंगे अगर हम इसमें अनायास हस्तक्षेप ना करें। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भूगोल के 5वें अध्याय प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी का समग्र अध्ययन किया। इस एक वीडियो में ही हमने संपूर्ण चैप्टर को पढ़ लिया है। इसके अंतर्गत हमने प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ, वन्य प्राणी का अर्थ, भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वन, उनमें पाए जाने वाले जीव जंतु और उनकी विशेषताएं तथा वन्य प्राणी और वन्य जीवन को बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।